हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 13 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो अपने हाथ में ले लिया था अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल के शासन अपने हाथ में ले लिया था और 31 जुलाई 1959 को विमोचना के दौरान केरल के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट राज सरकार को भंग करने के लिए पहली बार अनुच्छेद 56 का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के अग्रणी है? तो जो अग्रणी है वो है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में 7.9494 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3.04 लाख टन उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। और सूरजमुखी के फसल को पकने में 90 से 100 दिन लगते हैं। सूरजमुखी के जो फसल होते हैं वो लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर पकते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, तो उस समय मुगल सम्राट था वो है बहादुर शाह 2, यानी कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जफर मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 19वीं और अंतिम मुगल सम्राट थे। और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जिसमें ब्रिटिश शासन की ओर से एक प्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। अल्लोड़ा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिरें हैं? तो उसमें टोटल हैं 34, यानी कि अल्लोड़ा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है, जहाँ 12 बौद्ध गुफाएं और 1 से 12 और 17 हिंदू गुफाएं 13 से 29 और 5 जैन गुफाएं 30 से 34 यहाँ सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल में धार्मिक सौहार्द और दर्शाता है। और वेरूल और में 34 मठ मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और उनकी ऊंचाई जो है बेसाल्ट की खाड़ी चट्टानों के दीवारों को काटकर बनाया गया है। निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक साइंस से में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो वो करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, यानी कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत जो है 10 दिसंबर 1901 में, ठीक है, 10 दिसंबर 1901 में इसकी शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में की गई थी। ठीक है, और ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा सहित शांति और अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान में है। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो जो घोषित किया गया था वो है संथालो, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 1832 ईस्वी में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। और संथाल लचीले थे और उन्होंने अंग्रेजों ने काम पर रखा था। सरदार सरोवर बांध राज्य में नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो स्थित है गुजरात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर स्थित है। फोडोग मठ में स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। यानी मैं आपको बता दूं कि फोडोंग्स मठ यानी भारतीय राज्य सिक्किम में एक बौद्ध मठ है और यहाँ गंगटोक से 28 किलोमीटर दूर है और यह 18वीं शताब्दी में शुरुआत स्थापित किया गया था, लेकिन यह एक पुराने मठ से पहले था। सिक्किम के राजा ने 9वें करमापा का सिक्किम में स्वागत किया, जहाँ उन्हें 3 मठों के रूमटेक सबसे प्रसिद्ध है कर्म कायुग मठों में से एक फोडोंग और रालंग मठ का निर्माण किया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा जल
प्राप्त यानी वाटरफॉल झारखंड में स्थित है। तो जो झारखंड में स्थित है वो है हुंडरू जल प्राप्त, यानी कि हुंडरू जल प्राप्त झारखंड राज्य में रांची जिले में है और 98 मील यानी कि 5,01,70,000 फीट की ऊंचाई पर गिरना जल प्राप्त रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था भुवनेश्वर में, यानी कि भारत का पहला फायर फोर्ट जनवरी 2021 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। और फायर पार्क भुवनेश्वर के ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के अंदर स्थित है। और फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हॉल के दौरा, फिल्म स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पत्र वितरण का उपयोग भी दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है MC=M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नोट टाइम डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि ये जो है वो पोस्ट ऑफिस बचतों का नोट टाइम डिपॉजिट सूत्र यानी मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। और जबकि अन्य सभी विकल्पों में जो है सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही है, जैसे MC/M1 पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों के सेविंग डिपॉजिट, M1 करेंसी नोट प्लस सिक्के का डिमांड डिपॉजिट आदि, इस तरह से जो है वो सभी संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष से या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो या प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 द्वितीय में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग कर सकेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है निम्नलिखित मगध। ठीक है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, नंद, शिशुनाग, मौर्य और हयर्क। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौथा यानी हयर्क से। तो इसका जो राजवंशों का जो था साम्राज्य, वो इसका था 500, इसका जो था इसका 545 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व। और शिवनाग का था 412 ईस्वी से 345 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का जो था उसका था 345 वर्ष से 322। ठीक है, और शिशुनाग का था मौर्य वंश का था, मौर्य वंश तीसरा जो है, और तीसरा का था 323 से 184 वर्ष पूर्व। ठीक है, 303 से 84, यानी कि हयर्क, फिर शिशुनाग, यानी कि पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ठीक है, यानी कि चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, इस तरह से। अगला है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आयुक्त वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार यानी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उनका कार्यकाल जो था 21 मार्च 1950 से, इनका कार्यकाल जो था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक के दौरान रहा है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बॉल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत में धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई ने 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाया और उन्होंने पुस्तक यानी पोएट्री एंड यूनिवर्स रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। और उसके पश्चात उनके अर्थशास्त्रीय व्यक्तिगत रूप में भारत की कुल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के अनुमान लगाए, परंतु उनमें सबों की गणना पद्धति अधिक विकसित नहीं थी। मतलब वो जो गणना लगाए थे उस समय उसकी पद्धति विकसित नहीं थी ज़्यादा। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। यानी कि राष्ट्रीय आय किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। और राष्ट्रीय आय का तात्पर्य जो है अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पत्ति अंतिम व्यवस्थाओं के सेवाओं को शुद्ध मूल्य योग से होता है और इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। तो उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो हाल में मुंबई से समुद्र तट पर डूब गया था और उसमें अरब सागर में तेल फैल गया था। तो वो है AMSC चित्रा। ठीक है, यानी कि मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि JLN पोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर दो विदेश मालवाहक जहाज 7 अगस्त 2010 को जो था वो आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया तथा डूबते डूबते बचे। इन जहाज़ों में एक MSC चित्रा पनामा में था और अम्वी खलीजा तृतीय सेंट किट्स के पंजीकृत था। और टक्कर के परिणाम स्वरूप जहाज़ों में तेल समुद्र तल में फैल गया जिसमें जलीय जंतुओं को ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा जो है वो है 180 डिग्री देशांतर। यानी 1884 ईस्वी में वाशिंगटन सभा में 180 डिग्री देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया और यह प्रशांत महासागर उत्तर दक्षिण तक फैली हुई एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज यानी कि स्वर्णटन्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की थी। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई थी राजगुरु को। यानी कि अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 में अंग्रेजों द्वारा जो है वो सुखदेव, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो ये है मांस। यानी भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो मांस का। यानी भारत में मांस मीट का उत्पादन में अग्रणी है। जैसे CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2006 से 7 के दौरान देश में 34,310 करोड़ रुपए का मत्स्य समूह में कुल उत्पादक जो है वो मिला था। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटती है? तो सूर्य और पृथ्वी के 3 जनवरी को जो है वो न्यूनतम दूरी कम घटती। यानी कि मैं किसी भी गोखोलीय पिंड के अपनी कक्षा में सूर्य की निकटतम स्थिति उपसौर कहलाती है और पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के निकटतम दूरी यानी 14.73 करोड़ किलोमीटर पर होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था, तो उस समय भारत का शासक था अकबर। यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से मुगल सम्राट अकबर का जो शासन था वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 तक था। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के
भागनवा शेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? तो जो अवस्थित है वो है चंडीगढ़, यानी कि रोपर आधुनिक चंडीगढ़ में निकट अवस्थित है। इसका उत्खनन जो है 1953 में YD शर्मा ने किया था। अष्टतही मार्ग के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन जो है वो बुद्ध द्वारा किया गया था, यानी महात्मा बुद्ध ने किया था। और इसके अनुसार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम अर्थात विवेकपूर्ण प्रत्यन, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, इस तरह के 8 अष्टही मार्ग थे जो प्रतिपादन किए थे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। थॉमस रॉ, हेनसोंग और फहान। तो इनको हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये है इस तरह से, यानी कि फहान जो थे 405 से 411, ठीक है। फहान जो थे 405 से 411 ईस्वी तक रहे। उसके बाद हेनसोंग जो थे हर्षवर्धन 643 उनको मिला, ठीक है, 643 में इनको हेनसोंग को। और थॉमस रॉय जो हैं यानी कि इनको इस तरह से मिला। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोलज्ञानी था? तो वो थे आर्यभट्ट, यानी कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और बीज गणित के खोज आर्यभट्ट ने की थी। भारत में पहले उपग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था और इनका जन्म 473 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और दशमलव प्रणाली के आविष्कारक थे, ठीक है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 306 ईस्वी पूर्व, यानी कि फिलिप का पुत्र सिकंदर ने 306 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। गायासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी 1320 ईस्वी में, यानी कि गायासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश राज्य की स्थापना की थी और उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर का निर्माण भी किया था। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है तंजावुर में, ठीक है। और ये जो है वो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा ने कराया था, ठीक है, राजा ने करवाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा है 21 वर्ष, यानी कि अनुच्छेद 243 फीमेल के अनुसार कोई भी व्यक्ति को राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता धारणा करता है और पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, परंतु उम्र के मामले के अंतर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम उम्र 11 वर्ष जबकि राज्य का विधानमंडल के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो उन्होंने सिफारिश की थी 3 स्तरीय, ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता जो थे समिति के नियुक्त भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में की गई थी। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान की? तो जो श्रेष्ठता प्रदान की वो है 42वें संशोधन, यानी मैं आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूलभूत अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वरीयता प्रदान किया था। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप क्या मतलब का अधिकार होता है? तो इसका अधिकार होता है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ठीक है, का परीक्षण, यानी उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू का अर्थ संबंधित विधि प्रधान संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना है। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी भी, यानी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्त करने के निजी तौर पर वकालत का स्तर उच्च स्तरीय या किसी न्यायालय में कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो वो है असम राइफल्स। यानी कि मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना स्वतंत्र भारत के 28 दिसंबर 1949 में की गई थी और पहले यहाँ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। और मैं जो ये बोल रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा ही नहीं बल्कि इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना वर्तमान स्वरूप 15 जून 1983 को की गई थी। असम राइफल्स की स्थापना का जो है वो कछार लेवी के रूप में 1935 ईस्वी में की गई थी और यह भारत का सबसे पुराना मिलिट्री दल है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कोलकाता में और इसमें 1 अगस्त 1955 से कार्य करना शुरू किया था। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हवाई अड्डा जो है वो स्थित है गुवाहाटी में। यानी कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है और बरदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला बुल्ला चौधरी थी। यानी कि विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला बुल्ला चौधरी थी और आरती शाह इंग्लिश चैनल पर करने वाली प्रथम महिला थी। करोड़ गाड़ियां का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो ऑटोमोबाइल कंपनी वो है मारुति सुजुकी। यानी कि मारुति सुजुकी करोड़ गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर के स्थान दूसरा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1789 से 1797 ईस्वी तक था। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो पहला वो है हरभजन सिंह। यानी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कोलकाता में 11 मार्च 2001 को यह कारनामा किया कि इरफान पठान टेस्ट मैच से पहले ही ओवर में हैट ट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज और यह कारनामा उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 29 जनवरी 2006 में किया था। अगला है ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव। यानी कि इनका जो है वो गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव जो है वो हो जाता है तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण हो जाता है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये जो है सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। यानी कि पेरियार वन जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है और चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरन, भालू, नीलगाय और जंगली सुअर यहाँ संरक्षित वन जीव हैं। निम्न में से सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? तो सबसे अधिक गहरा झील वो है लेक बैकाल। यानी कि विश्व का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर रूस और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियर झील अमेरिका। झील के अंदर झील मेनूटी झील। सर्वाधिक ऊंचाई वाली स्थित झील टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका। तीव्र चक्रवात में दबाव। तो तीव्र चक्रवात में दबाव वो है केंद्र की ओर कम होता है और ऊपरी अर्धगोलक में पवन घड़ी के उल्टी दिशा में चलता है। उसे यानी कि चक्रवात केंद्र में कम वायु दाब की स्थापना होने के बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है और इस अवस्था में हवाएं जो है बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसमें चक्रवात, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खनवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सागा के साथ। यानी कि 17 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सागा के बीच खनवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजय हुआ था।
एंजाइम लिकेंड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ठीक है, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इमोनियम सोर्बेंट आसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इस बीमारी के पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग यानी जीवाणु के कारण होता है, यानी कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु का कारण होता है और यह मुख्यतः त्वचा, आँख, नाक, बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और इसके लक्षण में शामिल हैं हाथ और पैरों का त्वचा पर कम अनुभूति और कमजोरी सहित हल्के रंग या लाल रंग का पैच। कुष्ठ रोग मल्टी ड्रग थेरेपी 6 से 12 महीने के कोर्स में ठीक हो जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, तो जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML यानी कि XML माइक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो है DOCM। यानी कि मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी DOCM एक्सटेंशन वाली वर्ड ओपन XML माइक्रो सक्षम दस्तावेज फाइल का उपयोग किया जाता है और यह पहली बार ऑफिस 2017 में दिखाई दिया था और DOCM फाइल DOCX फाइलों के समान में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, तो जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी वो पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, यानी कि इन्होंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने नामक पृष्ठ वैज्ञानिक ने जीवन की इन छोटी इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द दिया और हुक जीवित जीवों का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का भी उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक थे और रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की गई थी और अन्य प्रमुख खोजों में बनने वाले हॉलैंड, एंटोन वैन लिडोवेन होक, इस तरह के बहुत सारे उपयोग किए थे। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम जो है वो है काला बक्सा, यानी कि उड़ान अभिलेखी यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का तकनीकी नाम काला बक्सा यानी ब्लैक बॉक्स है और नारंगी रंग का होता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो जो तत्व प्रयोग में लाया जाता है वो है पोटेशियम, यानी कि उर्वरकों के निर्माण में मुख्यतः नाइट्रोजन N, फास्फोरस P तथा पोटेशियम K का प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है, तो जो LPG का प्रमुख घटक है वो है ब्यूटेन, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन, प्रोपेन तथा आइसोब्यूटेन होता है, लेकिन इन तीनों में आइसोब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो इसका औसत जीवन काल जो है वो लगभग 100 से 120 दिन का होता है, यानी लाल रक्त कणिका यानी RBCS का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का एरिथ्रोसाइट्स यानी भी कहते हैं, यह केवल केशरिकाओं में पाए जाते हैं जो RBC में हेमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन प्रंजक होता है जिसके कारण इन कणकों का रंग लाल होता है। शीत ऋतु में पशुओं से प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइब्रेनेशन कहते हैं, हाइब्रेनेशन। और इसका जो ग्रीष्म ऋतु में पशुओं का प्रसुप्त काल जो है एस्टिवेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो ये है अस्त्र, यानी कि
मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी तो सतह पर मार करने में सक्षम, अग्नि सतह पर मार करने में सक्षम, आकाश सतह में हवा को मार करने में सक्षम, अस्त्र हवा में हवा मार करने में सक्षम, धनुष समुद्र में सतह पर प्रहार करने में सक्षम, त्रिशूल सतह में हवा में मार करने में सक्षम, नाग तो नाग है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र यानी एटीएम, और सागरिका जो है पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। क्रिकेट की गेंद को किस कोण को मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 दूरी तक जा सके? तो जो अधिकतम 36 दूरी वो है 36-45 डिग्री का कोण। एक समान मनुष्य में कितना खून होता है? तो एक समान मनुष्य में जो है वो 5 से 6 लीटर खून होता है, यानी कि एक समान मनुष्य के शरीर में वजन के 12वें हिस्से के बराबर रक्त होता है, और यह समान मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है वो खून होता है। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओ, यानी कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है। ए बी समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य ग्राही कहा जाता है। उत्तेजित भावनाओं का कारण, तो उसका कारण है एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि तनाव के क्षणों को हार्मोन स्रावित करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती है, और जो कि एक्यूप्रेशर जो है एक्यूप्रेशर उपचार एक ऐसी प्रचलित पद्धति है जिसमें दर्द के राहत के लिए शरीर के खास हिस्सों पर अंगुली से दबाव डाला जाता है, जिसमें शरीर के प्रतिरोधी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। सिलिकेट, जिसको सीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये प्रचुर मात्रा में होता है क्रस्ट में। एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो वो पीछे धक्का मारता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम अनुसार, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण वो पीछे की ओर धक्का देती है। उठाए हुए हथौड़े में होती है, तो उठाए हुए हथौड़े में होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति, यानी कि स्थिति का गुण जो है वो गुण के कारण किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और यदि किसी वस्तु में पृथ्वी की सतह के ऊपर उठाया जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो है कॉनकेव लेंस, यानी कि अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से चलती है, 4 सेकंड के बाद उसकी गति होगी, तो 4 सेकंड के बाद उसकी गति जो है वो होगी 8 मीटर सेकंड। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की गति सबसे तेज जो है वो लोहा में होती है, यानी कि विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रत्यस्तता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य में बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित होती है, तो उसमें संचित होती है क्षितिज ऊर्जा। जवाब के लिए उपयोग विकल्प बताइए। मृत्यु को नहीं होती है, यानी कि मृत्यु को हृदय की धड़कन नहीं होती है, और किसी भी जीवित रहने के लिए हृदय की धड़कन सबसे आवश्यक है, और उसी से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी इंसान जीवित है या नहीं है। जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4/5/9/7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो तीनों संख्याओं का अनुपात जो है हमारे सामने है। अब इसके अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं 9, लिख नहीं सकते, जबकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9:20:21। ठीक है। तो अब माना 3 संख्याओं का क्रमशः क्या माना 3 संख्याओं का क्रमशः, तो 9x, ठीक है, 9x 20x और 20x और
21x, ठीक है, 21x। अब जो हमारे पास है तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 21x माइनस 9x इजक्वल टू 180, ठीक है, 180। तो यानी कि 12, यहाँ पर 12x इजक्वल टू 180। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, x इजक्वल टू 180/12 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजक्वल टू 15। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताऊँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको मिटाती हूँ, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, और कहीं भी ना समझ में आए तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तीनों संख्याओं का योगफल क्या लिखेंगे कि तीनों संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू 9x प्लस 20x प्लस 21x, ठीक है, 21x, यानी कि 50x इजक्वल टू 50 गुना 15 इजक्वल टू 750। कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल में 8 किलोमीटर घंटा की कमी होती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। इसकी मूल चाल 50% किलोमीटर घंटा से में ज्ञात करें। तो माना कि मूल चाल क्या है, x किलोमीटर घंटा, ठीक है, माना कि मूल चाल इक्वल टू x किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वल टू 480/480 x माइनस 8, x माइनस 8 इजक्वल टू 480/480 x इजक्वल टू 2, ठीक है, x इजक्वल टू 2, यानी कि 48, x इजक्वल टू 48, x इजक्वल टू 48 रखने पर इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी मूल चाल क्या है, हमारे पास मूल चाल है 50%, ठीक है, मूल चाल 50%। यहाँ तक आप लोग फिर समझ गए। मैं इसको फिर से मैं मिटा रही हूँ। मूल चाल हमारा हो गया 50%, ठीक है। अब यहाँ पर मूल चाल इक्वल टू 50% इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 48 गुना 1/2 इक्वल टू 24, क्योंकि इसको हम लोग इससे डिवाइड कर दें 24 आ गया, यानी कि 24 किलोमीटर घंटा। यदि 9 अंक वाली संख्या 12, 63, 48, 7, 100y, 8 और 5 दोनों से विभाजित, तो क्रमशः x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 5 से विभाज्य वैसी संख्या जिसके अंतिम में अंक 0 या 5 हो, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये तो हमारा संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल 8, 5 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है। तो 5 से विभाज्यता वैसी संख्या जिनके अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है। उसके बाद यानी कि y इक्वल टू 0 इस तरह से, और उसके बाद 8 से विभाज्यता वैसी संख्या जिनके अंतिम में 3 अंक 8 से विभाजित, यानी कि x इक्वल टू 6, ठीक है। अब x तथा y का महत्तम मान क्रमशः 6 तथा 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 तथा 0 होगा। पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600 रुपये था। अगले 4 महीने के दौरान 21,750 रुपये और वर्ष के आखिरी 5 महीने के दौरान 22,840 रुपये। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1,43,020 रुपये है थी तो परिवार की औसत मासिक आय रुपये में कितनी थी। तो परिवार की औसत मासिक आय, ठीक है, क्या परिवार की औसत मासिक आय 3 गुना 18,600 प्लस इसी लाइन में 4 गुना 21,750 प्लस इसी लाइन में 5 गुना, स्पेस ना होने की वजह से मुझे नीचे लिखना पड़ रहा है, 5 गुना 22,840 प्लस 1,43,020 रुपये, ठीक है, बटा में 12, इस तरह से हो गया। अब फिर स्पेस ना होने के कारण मैं इसको मिटा रही हूँ, इसको आप लोग समझ गए। टोटल उसके बाद 55,800
यहाँ तक हो गया। 40,20,000, ठीक है। बटा 12 डिवाइड करने के पास टोटल हमारा क्या आ गया है? 3,33,33,335 डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 33,335, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। और आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछिएगा। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज की राशि 6,750 रुपये, उसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि रुपए में कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है? निकटतम रुपए पूर्णांकित, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक वर्ड में दर्शाएंगे। मान लीजिए कि मूलधन क्या हो गया? P। तो यहाँ पर SI गुना 100/RT, ठीक है। इसको एक हम लोग मान देनी है। अब यहाँ पर हमारा क्या है? 750 गुना 100/12 गुना 3 इजक्वल टू 18,750। किसी वस्तु को इसमें हमारा यहाँ तक रह गया था, ठीक है। तो इसको हम आगे अब बनाते हैं। तो 1850। अब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्याज जो हमारा होता है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल टू 20/2 यानी कि 10%, और N इक्वल टू 2 गुना 2 इक्वल टू 4 छमाही, ठीक है। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं कि P ब्रैकेट 1 प्लस R/100⁻n-1, इस तरह से, यानी कि 18,750 ब्रैकेट 1 प्लस 10/100⁻4-1, ठीक है। यानी कि 18,750 गुना 14,641/10,000, ठीक है। 10,000 यहाँ तक आप लोग समझ गए? 10,000। अब 18,750 गुना 14,641-1/10,000। 18,750 गुना 4641/10,000 इक्वल टू 8,701.87, ठीक है। 87। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या हो गया? इसमें 87.02 यानी 8,702। किसी वस्तु को 8,579 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6,341 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना कि वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू X रुपये। अब यहाँ पर 8,579, ठीक है, माइनस X इक्वल टू X माइनस 6,341, ठीक है, 41। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 14,900, 2x इक्वल टू 6,341 प्लस 8,579, ठीक है। यानी कि 2x इक्वल टू 14,920,
ठीक है, 14,920। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चौदह हजार 920 यानी कि हमारे पास जो है 2x इक्वल टू 14,920 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7,460 रुपये। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ में हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ इक्वल टू 8,579 माइनस 7,460 बटा 7,460 गुना 100। ठीक है, 1,119 गुना 10 बटा 7,446 इक्वल टू 15%। इसको हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 7 4/3 भागा 5 6/26 ऑफ 4/3 3/5 प्लस 7 2/5 प्लस 7 1/6 माइनस 2। यानी ये हमारा जो है वो प्रश्न है और इसे हमें क्या करना है, मान इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मान को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस वीडियो में ये सवाल आप लोगों के लिए है ताकि इससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग पिछले वीडियो से कितना कुछ सीखे और समझे हैं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ 8। ठीक है, और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, अगर हो जाए तो भी कमेंट करके बताइए। अगर नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करके वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अगला है, राघव अपनी आय को 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत की प्रतिशत कमी ज्ञात करिए। ठीक है, आय क्या है 5, व्यय 4 और बचत 1। ठीक है, तो यहाँ पर 12% है, 17.5% है और बचत क्या है, x% है। ठीक है, बचत x% है यानी कि 60 इक्वल टू 70 प्लस x यानी कि x इक्वल टू 60 माइनस 70 इक्वल टू -10%। ठीक है, -10%। अब बचत में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई है। एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है और बी अकेले उसे 6 घंटे में समाप्त करता है। अकेले सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर ए बी सी है। ठीक है, और ए जो है 3, ठीक है, ए 3 घंटे में, बी 6 घंटे में और ए 8 घंटे में। ठीक है, यानी 8 3 4 इस तरह से है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि सी 3 ए 8 बी 6, ये हो गया हमारे पास 24, यानी कि सी 8 ए 3 और बी 4। यानी सी की क्षमता क्या है, यानी लिखेंगे कि सी की, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि सी की क्षमता इक्वल टू 8 - 3 + 4 इक्वल टू 1 यूनिट। यानी यूनिट दिन सी द्वारा लिया गया समय 24/1 इक्वल टू 24 दिन, 24 घंटे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1280 रुपये है। यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 1280 गुना 70/100 गुना 100/112, यानी कि 1280 गुना 70/100 इक्वल टू 800। ठीक है, 800 रुपये। 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जा रही है। रास्ते में एक पुल को पार करने में यदि 10 सेकंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई है। तो रेलगाड़ी द्वारा 10 सेकंड में चली दूरी, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 10 सेकंड में चली दूरी यानी कि 72 गुना
100/60 गुना 60 गुना 10, ठीक है, इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर। अब पुल की लंबाई इक्वल टू 200 माइनस 90 इक्वल टू 110 मीटर। अगला है 3/8 स्क्वायर माइनस 2 गुना 4/5 माइनस क्यू 3 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसे सरल करने पर हमारा क्या प्राप्त होगा? तो 8/3 का स्क्वायर गुना 5/4 का क्यू, यानी 64/9 गुना 125/64 इक्वल टू 125/9 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे में काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में कार्य पूरा करते हैं 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी। अब प्रतिदिन 1 घंटा काम करके 1 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो 12 गुना 8 गुना 10, प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा करेंगे। लिखेंगे कि प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा करेंगे। तो 12 गुना 8 गुना 10 बटा 8 गुना 15 इक्वल टू 8 आदमी, ठीक है, 8 आदमी। यहाँ को गुना करने के बाद हम डिवाइड करेंगे तो 8 आदमी आ जाएगा हमारा। ब्रैकेट 50 गुना ब्रैकेट 20 गुना 54/200 गुना 135 ब्रैकेट, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? सरल करें, सही उत्तर दे और दिए गए विकल्पों में से चुने। तो ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब इसे हमें सरल करना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट 50 गुना ब्रैकेट 4 गुना ब्रैकेट 5 गुना ब्रैकेट 27 गुना ब्रैकेट 2 बटा ब्रैकेट 50 गुना ब्रैकेट 4 गुना ब्रैकेट 5 गुना ब्रैकेट 27, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल को हम लोग गुना करके और जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग तो इतना कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट 2। व्यंजक 5/4 + 3 1/2 भागा 1/1 1/4 माइनस 1 गुना 1/4 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसको सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सीधे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 21/4, ठीक है, 5 का 20 1 प्लस 21/4, ठीक है, प्लस 7/3 दूनी 6 1 प्लस 7/2 भागा 4 एकम 4 प्लस 5/4 माइनस 5/4, ठीक है। 21/4 प्लस 14/5 माइनस 5/4, ठीक है, यानी कि 105 प्लस 56 माइनस 25/20 इक्वल टू 136/20। तो 136/20 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 4/5, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने संख्या को 8/17 के से भाग दे दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था। दी गई संख्या थी, तो माना कि दी गई संख्या x है, ठीक है। तो x भागा 8/17 माइनस x गुना 8/17 इक्वल टू 225, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझे। अब इसको मैं मिटा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर x गुना 17/8 माइनस x गुना 8/17 इक्वल टू 225। x 17/8 माइनस 8/17 इक्वल टू
25। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो गया। अब x ब्रैकेट 289 माइनस 64 बटा 136 बटा 36 इक्वल टू 225। ठीक है, यानी कि 225 गुना 136 बटा 225 x इक्वल टू यानी कि 136। एक दुकानदार एक अलमारी 6250 6250 रुपये में खरीदता है एवं अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपये और खर्च करता है। इसके बाद वह इसे 6890 रुपये में बेच देता है। दुकानदार को हानि लाभ प्रतिशत में क्या होगा? तो जैसे कि मैंने अपने इसी वीडियो में हानि और लाभ प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए बताई हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये समझ में कि आप लोग कितना ज़्यादा मेरा बताया हुआ समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को इससे जुड़े सवालों को बताई हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को देखें, ताकि आपको जो है समझने में और आसानी हो। 2 10/27 का घनमूल है, तो इसका घनमूल है तो 2 10/27 यानी कि यहाँ पर 64/27, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 64/27। ठीक है, का घनमूल, इसका घनमूल तो 4 गुना 4 गुना 4 4 गुना 4 गुना 4 बटा 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यानी 4 गुना 4 4 का घनमूल तो 4/3 यानी कि 1/3। किसी संख्या के 1/7 भाग एवं 1/8 भाग का अंतर 2 है तो उस संख्या के अंकों का योग होगा। तो उस संख्या के अंकों का योग यानी 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, इक्वल टू 1/56। अब संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या का 1/56 भाग इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि 2 गुना 56 इक्वल टू 112। ठीक है, 112। अब संख्याओं का क्या करेंगे? संख्याओं के अंकों का अपशिष्ट योग। ठीक है, अपशिष्ट योग यानी 1 + 1 + 2 यानी कि 2 2 4। ठीक है, 4। एक डीलर 7660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। मुद्रित कीमत पर 12% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। वॉशिंग मशीन पर मुद्रित कीमत रुपए में है, तो 10% लाभ पर वस्तु मशीन का विक्रय मूल्य। ठीक है, 10% लाभ पर वस्तु मशीन का विक्रय मूल्य इक्वल टू 7660 गुना 110 बटा 100 इक्वल टू 8426 रुपये। माना वॉशिंग मशीन की मुद्रित कीमत क्या है? 100 रुपये। माना कि वॉशिंग मशीन की मुद्रित कीमत इक्वल टू 100 रुपये। तो 12% छूट देने पर, ठीक है, क्या कर रहा है? 12% के छूट देने पर, तो 12% के छूट देने पर 1 गुना 100 माइनस 12/100 इक्वल टू 8426। x इक्वल टू 8426 गुना 100 बटा 88। ठीक है, गुना करने में, डिवाइड करने में टोटल हमारे क्या आ जाएगा? 9575। अगला है 5 का स्क्वायर 4 गुना 5 का स्क्वायर 8 में निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है? तो जैसे 5 का स्क्वायर 4 है और गुना 5 का स्क्वायर 8 है। ठीक है, यानी कि 5 4 + 8 यानी कि 5 का स्क्वायर 12।
ठीक है। तो आधार समान होने पर क्या होता है, गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 19 में क्या कर देंगे, 19 से 4000 को हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 9 दूनी का 38, तो यहाँ पर 2, फिर एक 0, एक बार में 19, फिर एक यहाँ पर इस तरह से, तो 210। ठीक है। अब यहाँ पर जो अपशिष्ट शेष हमारा क्या बचा है, 10 बचा है। तो 10, दूध और पानी के 38 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाए कि अनुपात उलट जाए। तो इसमें कितना पानी मिलाना है कि अनुपात जो है वो उलट जाए। तो इसमें जो है मिश्रण की में दूध की मात्रा, तो 48 गुना 5/8 = 30 लीटर। ठीक है। तथा पानी की मात्रा 48 - 30 = 18 लीटर। ठीक है। माना मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाए, तब मिश्रण में पानी की मात्रा, तो 18 + x, ठीक है, लीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तब यहाँ पर नए मिश्रण पानी में, तो 18 + x लीटर, यानी कि अब यहाँ पर 30/18 + x = 3/5, यानी कि 150 = 54 + 3x। ठीक है। यानी x = 150 - 54/3, यानी कि x = 150 - 54 करेंगे, 150 - 54 करेंगे तो 90 यानी 96/3, तो 3 का 9 और 3 दूनी का 6, यानी 32 लीटर। एक स्टीमर नदी के धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि वह दूरी धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि नदी की धारा का गति 20 किलोमीटर/घंटा हो तो बंदरगाह के बीच की दूरी क्या होगी। तो बंदरगाह के बीच की दूरी क्या होगी, तो उसकी बीच की दूरी, तो माना दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर। धारा के सापेक्ष स्टीमर की गति x/4 किलोमीटर, तो x/4 - 2 = x/5 + 2। ठीक है। यानी कि x - 8/4 = x + 10/5। ठीक है। समझ गए यहाँ तक। फाइव x - 40 = 4x + 4x + 40, यानी x = 40 + 40, यानी x = 80, x = 80 किलोमीटर। निम्नलिखित भिन्नों के उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर सही क्रम क्या होगा, यानी 2/5, 1/2, 3/7, 2/3, 1/4 सही क्रम में रखने पर क्या होगा। तो 2/5 तो 0.4, ठीक है, 1/2 0.5, 3/7 = 0.4 2 8 5, इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो इतना हमारा आएगा। 2/3 = 0.67, एक बच गया, 1/4 = 0.25। ठीक है। अब बढ़ता हुआ क्रम, इसको अब हम इस तरह, अब यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम हमें दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे, सभी को हम लोग ध्यान से तो देख लिए। तो 1/4 2/5 3/7 1/2 2/3,
3, ठीक है। 1/4, 2/5, 3/7, 1/2, 2/3। 169, 144, 121, 100, 82, 64 के अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी है? तो संख्या श्रेणी के क्रम में इस वजह से 169, 169 तो 13 के स्क्वायर, ठीक है। 144 तो 12 के स्क्वायर, 121 11 के स्क्वायर, 100 तो 10 के स्क्वायर, 82 तो 82 का तो कुछ न 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 होता है, 9 9 81। और 64 तो 64 का 8 का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा भिन्न है? वो है 82, संख्या अनुपयुक्त है। दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात की यानी 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 2 के क्यू माइनस 3, ठीक है, और 3 का क्यू माइनस 3, 4 का क्यू माइनस 3, 5 का क्यू माइनस 3, 6 का क्यू माइनस 3, 7 का क्यू माइनस 3 और 8 का क्यू माइनस 3। इस तरह से माइनस माइनस करेंगे तो हमारा आएगा। तो इसमें गलत संख्या जो है वो है गलत, 27 के स्थान पर क्या होगा? 24 होगा, ठीक है। यदि 2 गुना 2 इक्वल टू 16, 2 गुना 3 गुना 36, 2 गुना 4 गुना 64, तो 2 गुना 6 इक्वल टू, तो जिस प्रकार 2 गुना 2 4, ठीक है, 2 गुना 2 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कर देने पर 4 चौका 16 होता है, ठीक है। उसी तरह से 2 गुना 3 6 होता है, 2 गुना 3 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। उसी तरह से फिर 2 गुना 4 इक्वल टू 8 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना 6 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर 2 गुना 6 इक्वल टू 12 और 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 9 गुना 8 गुना 6 यानी 896, 7 गुना 6 68, 678, 8 गुना 7 गुना 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार 9 गुना 8 गुना 6 यानी कि 896, ठीक है, 896, 7 गुना 678, तो 8 गुना 7 गुना 5 यानी कि 785। यदि एडिशन को IDTNOI लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट के नंबर के अल्फ़ाबेट को इसे हम लोग इस तरह से लिखे हैं EDITION एडिशन, तो इसे हम लोग बदले हैं। जैसे ADI है तो पहले ID फिर E लिखेंगे, फिर TION है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले हम लोग TNOI। तो उसी तरह से मेडिकल है, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे मेडिकल में, पहले D, ठीक है, उसके बाद EM, ठीक है, उसके बाद क्या है ICAL है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे MIALC यानी कि DEMILAC। यदि प्रेवा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए और तहालिक को 368451 लिखा जाए तो भारती को,
ठीक है, उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये जो है वो अल्फाबेट के, तो इसे हम लोग लिखेंगे 96, 57, 53, 68। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तेगुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी? तो 4 वर्ष पूर्व यानी माना कि पुत्र की आयु क्या है? टी। ठीक है, अब पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु तो 48 माइनस टी। अब 3t इजक्वल टू 48, 3t इजक्वल टू 48 माइनस टी। ठीक है, तो 4t इजक्वल टू 48, 4t इजक्वल टू 48 यानी t इजक्वल टू 48/12, 48/12, 48/4, 48 t इजक्वल टू 48/4 इजक्वल टू 12। ठीक है, यानी 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो 12 माइनस 4 इजक्वल टू 8 वर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है? ई की। ठीक है, बी क्या लगती है? ई की। तो बी ई के पुत्र की पुत्री अर्थात क्या हुई? उसकी पौत्री। दिए गए युग्मों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, यानी मित्र अच्छा। ठीक है, तो इसको हमें स्थापित करना है। तो जिस प्रकार मित्र अच्छा होता है उसी प्रकार शत्रु बुरा होता है। शत्रु क्या होता है? बुरा होता है। यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा होता हूँ तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो अगर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधे खड़े व्यक्ति का दायां हाथ इंगित करता है पश्चिम की ओर। ठीक है, अगर हम लोग खुद पर भी वो करेंगे ट्राई तो हमें पता चल जाएगा। श्रेणी में अगली संख्या, ठीक है, श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी? 7, 15, 28, 59, 114 है, तो अगली कौन सी होगी? तो 7 है, तो 7 में 2 से गुना करके प्लस 1 करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, 15। तो फिर 15 में 2 गुना माइनस 2 कर देंगे, यानी 15 दूनी 30 इजक्वल टू 2 इजक्वल टू 28। ठीक है, हो गया। अब तो अब है हमारे पास यहाँ पर 28 गुना 2 प्लस 3 करेंगे। ठीक है, 28 गुना, तो 28 दिया क्या होता है? 28 गुना 2 तो 56 प्लस 3 इजक्वल टू 59। ठीक है, 59। उसके बाद 59 गुना 2 माइनस 4। ठीक है, 59 गुना 2 माइनस 4, तो 59 दूनी 118 माइनस 4 इजक्वल टू 114। अब 114 गुना 2 प्लस 5, तो 114 गुना 2 228 प्लस 5, तो 228 प्लस 5 यानी कि 233। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 26, 65, 39 पहला है, दूसरा 22, 75, 52, तीसरा 37, 90 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 26 प्लस 39 करेंगे हम लोग, 26 प्लस 39 इजक्वल टू 65। ठीक है, 22 प्लस 26 प्लस 39 तो 65, और 22 प्लस 52 करेंगे तो 74 होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर 23 प्लस 52 करेंगे तो अब 75 आएगा। ठीक है, उसके बाद 37 और 90 है, तो 37 प्लस इजक्वल टू 90। ठीक है, 90। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इजक्वल टू 60 माइनस 37 इजक्वल टू 53।
फूल का कली के साथ वही संबंध है जो फल का निम्नलिखित के साथ। तो जिस प्रकार कली का फूल बनता है उसी प्रकार फूल का फल बनता है। ठीक है, फूल का क्या है, फल बनता है। जिस प्रकार सुई घड़ी से संबंधित है उसी प्रकार पहिया किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार सुई घड़ी से चालू रहने पर घूमती है उसी प्रकार पहिया वाहन में चालू होने पर घूमती है। यदि किसी भाषा में मद्रास को NBESBT द्वारा संकेतबद्ध किया गया है तो उसी भाषा में बम्बई को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार मद्रास यानी कि अल्फ़ाबेट के नंबर, जैसे M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, यानी एक एक अंक के बाद, तो उसी तरह से बम्बई, तो बम्बई के में एक अंक जैसे B के बाद C, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद Z। तो हम क्या करेंगे CPN, ठीक है, CPN CBZ। समूह में अन से अलग को बताइए। ठीक है, तो अलग को बताना है। तो यहाँ पर संख्या 257 को छोड़कर सभी क्या है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी 147 को 3 से विभाजित करेंगे तो हमें हो जाएगा। यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। फरवरी के 28 दिन हैं। तो 17 जनवरी से 19 जून तक दिनों की संख्या, तो 14 + 28 + 31 + 30 + 31 + 19 यानी कि 153 दिन। अब 153 दिन बटा 7 यानी कि शेषफल हमारे पास क्या बच गया, शेषफल 6। ठीक है, यानी कि सोमवार + 6 यानी कि रविवार। एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, इनकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। हर्ष किसकी तस्वीर की ओर देख रहा था। तो पिता क्या है, हर्ष, माता पत्नी और तस्वीर पुरुष का। तो हर्ष अपने पुत्र के तस्वीर की ओर क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। तो इसमें कौन सा अंक जो है वो लुप्त है। तो 57, 60 और 960 है। ठीक है, 57, 60 और 960 है। तो इसको क्या करेंगे, 57, 60 को 9 से भागा यानी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 192। इसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक बताएं। 69, 55, 26, 13, 5। ठीक है, तो 69 माइनस 24 इक्वल टू 45। 45 माइनस 19 इक्वल टू 26। 26 माइनस 13 इक्वल टू 13। ठीक है, और 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, यानी कि सभी में क्या है, 5-6 अंकों का अंतराल है। तो इस श्रृंखला में सबसे असंगत संख्या जो है तो इसमें जो असंगत संख्या हमें गलत संख्या बताना है, तो वो गलत संख्या हमारा है, वो गलत संख्या हमारा है 55। ठीक है, 55। यहाँ तक तो आप लोगों को मैं बता दी कि माइनस करने के बाद। ठीक है, अब 24 के 9 में प्लस कर देंगे, 19 में 24 5 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, और 19 में 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। इस तरह से मतलब ये जितने भी माइनस करने के बाद अंक आए हैं उसमें उस अंक को प्लस करने के बाद तो यहाँ पर 55 आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक बताइए। 2, 5, 10, 5, 50, 500, 5000, यानी कि 2 गुना 5 इक्वल टू 10। ठीक है, 5 गुना 10 इक्वल टू 50। 10 गुना
10 गुना 50 इक्वल टू 500 और 50 गुना 500 इक्वल टू 50,000। ठीक है, 25,000, सॉरी यहाँ पर 50 में 500 से गुना करेंगे, मुझे लगा 50 में 50 से, यहाँ पर 50 में 500 से गुना करेंगे तो 25,000। ठीक है, 25,000। यहाँ पर असंगत क्या है? 5,000। उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। एक कैमरा में हमेशा होता है, तो एक कैमरा में हमेशा सदैव लेंस होता है। उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। सभी जानवरों का होता है, तो सभी जानवरों का आँख अवश्य होता है, बिना आँख का तो कोई जानवर नहीं होता। इस समूह में संबंध नहीं रखने वाला कौन सा है? तो बतख पानी में तैर सकता है। ठीक है, बतख इसमें पानी में तैर सकता है, बाकी जो है उड़ने वाला है। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी चलता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर से इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआत के बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा? तो वह जो है शुरुआत में 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह कागज जो है वो खोलने पर इस तरह का दिखेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले संबंध, यानी गुगली और क्रिकेट और कैम्बिबट। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है, उसी प्रकार कैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज में होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य, यानी 173, 125 और 85। तो 173, तो 13 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 173। 11 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 125। 9 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 85। तो इसी तरह से सबको हम सॉल्व करेंगे और जो इसमें संगत है होगी उस संख्या को, तो इसमें इसी तरह से सारे संख्याओं को एक एक करके गुना करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसमें हमें दिए गए समूह संख्याओं के मध्य वही संबंध, जो संबंध को संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समूह संख्याओं के मध्य है। तो इसमें से एक अंक हम ले लेंगे, जैसे कि सभी को इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें जो मिलने वाला है वो है 365, 293 और 229। जैसे कि 9 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 365। इसी तरह से इन तीनों को भी हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैं इसको 17 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 293 और 15 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 229। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण करते हैं? कुछ कीट पशु है, कुछ पशु मेढक है, सभी मेढक बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ मेढक है, कुछ मेढक पशु हैं, कुछ पशु कीट हैं। ठीक है, तो कीट पशु मेढक बिल्ली, इस तरह से। तो यहाँ पर सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो दी गई समूची संख्याओं के मध्य है। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताई हूँ उसी तरह से ये भी बनेगा। तो इसमें होगा 14, 50, 180। विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक उनमें से संगत है। उस संगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जैसे JNR भी है, ठीक है, RWAD है, FKOR है, LQUX है। ठीक है, तो जैसे कि J के 4 अंक के बाद N आता है, जैसे JKLMN, यानी 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद। ठीक है, उसी तरह से N के 4 अंक के बाद R आता है, जैसे NOPQR, यानी कि चौथे स्थान पर R। उसी तरह से R के ठीक 4 अंक के बाद V आता है, जैसे STUV आ गया चौथे स्थान पर। ठीक है, तो ये हो गया पहला, RWAD है। ठीक है, तो RWAD है, तो R क्या है? इसमें
आर के ठीक 5 अंक के बाद डब्लू आता है, जैसे RSTUVW, ठीक है, इस तरह से 5वें स्थान पर। फिर एक बार डब्लू के 4, डब्लू जो है XYZ हो गया, ठीक है, WXYZ, उसके बाद फिर ए से स्टार्ट होता है, यानी 4 अंक, ठीक है। उसी तरह से ए के ठीक 4 अंक के बाद डी आता है, जैसे ABCD, मतलब इसी तरह से है, तो इसमें जो है ए भिन्न है, बाकी ये तीनों एक ही तरह से हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है? तो 25 × 7 + 20 / 40, 25 × 7 + 20 - 40 / 4 = 210 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, इसको हम यहीं पर रखें। 25 × 175 + 40, ठीक है, 175 + 40 - 5 = 210, यानी 215 - 5 = 210, ठीक है, 210। तो इसमें जो हमारा बदलने की ज़रूरत है वो है 20 और 40 को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 56, 56, 54, 162, 158। तो 56 गुना 1 करेंगे तो 56, ठीक है, और 56 - 2 करेंगे तो 54, ठीक है, और 54 गुना 3 करेंगे तो 162, ठीक है, 162 - 4 करेंगे तो 158, और 158 गुना 5 करेंगे तो 790। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। पपीता विटामिन सी, ठीक है, तो जिस प्रकार पपीता विटामिन सी के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार करौंदा में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उस अक्षर का संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर FSZE, फिर यहाँ पर FSZEFSZ, यानी FZFEZ, ठीक है। मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक और कश्यप भाई हैं। दुर्गा कश्यप की माँ है। संहिता अरविंद का भाई है। हृदय सहित का पुत्र है। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? तो सहित अरविंद दुर्गा, यानी सहित भाई अरविंद दुर्गा पत्नी, और सहित हृदय पुत्र, उसके बाद कश्यप और हृदय चचेरा भाई। मयंक और कश्यप भाई, अरविंद और कश्यप पुत्र, दुर्गा और कश्यप की जो है वो माँ हुई, तो उसका जो है चचेरा भाई से संबंध है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसमें टोटल कितने आयत हैं? तो चलिए पहले हम इसको खुद से लिखते हैं। A B C D E J P M और N, ठीक है, L K F, फिर G H I, इस तरह से। अब टोटल इसमें हम दर्शा देंगे तो कुल कितने आयत हो गए हमारे पास? 30 आयत हैं, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे। 3 मित्रों में अमन, ईशान और अनीसा के पास क्रमशः 12, 16 और 3 सेब है। यदि अमन ईशान को अनीसा के पास मौजूद सेबों के 2 गुना सेब देता है और अनीसा को 4 सेब देता है, तो अमन के पास कितने सेब बच जाते हैं? तो अमन 12 सेब, ईशान 16 और अनीसा 3 सेब। अमन के पास शेष सेब क्या है? तो यहाँ पर अमन के पास शेष सेब, तो 12 माइनस 3 गुना 2 प्लस 4, यानी कि 12 माइनस 10 इक्वल टू 2।
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो दी गई आकृति श्रृंखला में डिजाइन को देखने पर सभी डिजाइन में अगली आकृति में दो रेखाएं यानी कि घूमती है और इसके बाद ठीक अगली आकृति में उसी स्थान पर रुक जाती है और यह क्रम में डिजाइन क्या है आगे बढ़ती है। तो अगली आकृति क्या होगी इस तरह की। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। फूल सफेद वस्त्र यानी कि फूल सफेद यहाँ पर ए वाला, ठीक है, फूल सफेद वस्त्र, ठीक है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति सन्निहित आकृति को घुमाने की अनुमति देती है। तो ये वाली। किसी निश्चित कूट भाषा में नैमली को 74 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मैंजी को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में नुसर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसे जो है वो लिखा जाएगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी कौन से पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं। तो यहाँ पर और उस नंबर को जो है ऐड कर दिया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं अच्छे से, तो प्रत्येक अक्षर में जो है वर्णमाला के सीधे क्रमांक का योग 4 है और प्राप्त होने वाली संख्या के कूटबद्ध किया गया है। तो नैमली जो है तो इस एन जो है 14वें स्थान पर, मतलब इसी तरह से इसको प्लस कर देना है। टोटल अंक जो है जो अल्फ़ाबेट के किस नंबर पे आते हैं उसे को लिखना है, फिर टोटल को ऐड कर देना है। तो इससे 88 में किया जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। टेम्पो SCGTJ और 50, ठीक है। तो इसे हमें एक दूसरे के पद में पहले पद से है। तो जिस प्रकार टेम्पो यानी कि SCGTJ है, ठीक है, और 50 है तो 50 को हम यानी अल्फ़ाबेट के ना यानी एस के पहले टी आता है, टी तो एस पहले आता है उसके बाद टी आता है, फिर ए तो ए पहले और ए के 2 अंक के बाद सी आता है, एम के ठीक हुए 3 अंक पहले जे आता है, इसी तरह से है। तो इसको हम लोग ई के सी एक्स टी इस प्रकार लिखेंगे। 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो जो इसमें असंगत है यानी कि 2704 है तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 2704 आ जाएगा। 1936 है तो 1936 को 44 का स्क्वायर करेंगे। 2116 है तो 2116 को 46 का स्क्वायर करेंगे। और 1948 है तो 1948 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये असंगत है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तात्कालिक अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है, यानी बाजूबंद, बेल्ट, स्कोट, मोजे और पगड़ी, ठीक है। तो जैसे कि पहले पगड़ी, उसके बाद स्कोट, उसके बाद बाजूबंद, फिर बेल्ट, फिर मोजे, इस तरह से हम लोग करते हैं। यानी कि इसे हम लोग दर्शाएंगे 5 3 1 2 4। अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को सैनी पर लिखा जाता है और फॉरेस्ट को फॉरेस्ट लिखा जाता है। उसी भाषा में डस्टबिन को क्या लिखा जाएगा। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर मैं बता दूं कि अक्षरों में वर्णमाला का क्रम कूटबद्ध किया गया है। तो वर्णमाला के क्रम में इसे तो फॉरेस्ट और तो यहाँ पर डस्टबिन को BDINSTU इस भाषा में लिखेंगे। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक की विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर विपरीत फलक पर होगी, तो जो विपरीत फलक पे होगी वो होगी 4, ठीक है। वो 4 विपरीत फलक पे है, ठीक है। ये विपरीत फलक 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है। उनमें से उस असंगत शब्द का त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, कवक विज्ञान। तो त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान में शरीर के अलग अलग अंग से संबंधित है ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि कवक विज्ञान इनमें से भिन्न है। कवक विज्ञान जो है इनमें से भिन्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गई संख्या युग्म के संख्याओं के मध्य है। 93 और 87। तो 93 अनुपात 87, 9 - 3 = 6। 93 - 87 = 6। तो दोनों में क्या है, समान अंतर है। तो उसी प्रकार से 58 और 55 को ले लेते हैं तो करेंगे तो हमारा आ जाएगा। यदि दर्पण के चित्रानुसार MN पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो जो सही प्रतिबिंब होगा
इसमें सही प्रतिबिंब जो बनेगा वो है ये प्रतिबिंब। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द को सही उच्चारण करने में या कुछ मैं किसी शब्द को सही से नहीं समझा पाई, नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ और अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप लोगों को भी कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग भी अच्छे से समझें। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और आप लोग जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।